सीट्स पे भी बात करूंगी, जजेस ट्रांसफ़र केस पे भी बात करूंगी, पीटीआई के इख्तलाफात पे भी। लेकिन पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी कि चौधरी निसार साहिब की आज वज़ीर आज़म साहिब से मुलाकात हुई, किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को? क्या वो इस जमात को प्यारे होने वाले हैं? और वो आपकी और उनकी जमात भी पहले एक थी, तो आपने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पे बात होती रही है। मुझे नहीं पता उनकी किस कॉन्टेक्स्ट में मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट तो हम सबको पता होता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं माशाल्लाह वो बहुत अक्ल व सलाहियत रखते हैं, वो बिला वजह किसी से भी नहीं मिलते, तो मिलने की कोई ख़ास वजह ही होगी। अच्छा, नहीं, मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, सही। मुझे, हाँ, सही। तो सर, अब अगर मैं पीटीआई की बात करूं, ये इस जमात को मुकम्मल कॉर्नर कर दिया गया है। अदालतों के फैसले भी पीटीआई के हक में नहीं आते। अगर एहतजाज की बात की जाए तो इनकी जमात कोई ऐसा एहतजाज भी नहीं कर सकी। कहते थे ईद के बाद करेंगे एहतजाज, कितनी ईदें आईं, कितनी चली गई, अब आपस में ये लड़ते हैं। इस सारे दौरान में आप रिजर्व सीट्स का फैसला आना किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई जमात कोई दूसरा कॉर्नर नहीं कर सकता। सियासी जमात अवाम की मकबूलियत पे उसका इन्हिसार होता है। वो अपने अमल से, अपने रवैये से, वो कॉर्नर जिसे आप कहते हैं, तो उससे होती है। तो पीटीआई को अपना अमल और रवैया दोनों बदलने की ज़रूरत है। उनके पास अपोजिशन है कौमी असम्बली में, सेनेट में, वहाँ पे अपना रोल अदा करें जो वो नहीं कर रहे। उनके पास एक हुकूमत है पाकिस्तान के एक बड़े सूबे में, उस हुकूमत को इस तरह चलाएं कि लोग, हुकूमत भी जा रही है। जो एक खबरें आ रही हैं ज़राए से वो यही है कि अगर ये 35 आज़ाद अरकान अगर ये हुकूमत को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो पीटीआई की हुकूमत केपीके से चली जाएगी। और अगर जो 8 मई के केसेस हैं, जो 9 मई के केसेस हैं, जो जजेस साहिबान ने कहा है कि 8 अगस्त तक उनको निपटाना है, उसमें अगर गंडापुर साहिब को भी कोई सज़ा हो जाती है तो फिर तो केपीके की गवर्नमेंट चली गई। बहरहाल जब तक है उस पर काम तो करें ना। काम ना करना मुझे समझ नहीं आता। एक हुकूमत है जिसके पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है, कोई सियासी मुश्किल नहीं है, तो वो क्यों काम नहीं करती, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो ये आपको अवाम में मकबूलियत यकीनन पीटीआई की है, लेकिन वो दूसरों की नाकामी की वजह से है, उनके अपने किसी अमल की वजह से नहीं है। तो उनको अपने मामलात को दुरुस्त करके सियासत करनी चाहिए। एक मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये जमात इस तरह बच्चों की तरह जो लड़ती है, क्या इन्हें कोई समझाने वाला नहीं? क्या इनकी लीडर तक रसाई नहीं? अगर कहा जाता है कि जी लीडर से मिलने नहीं दिया जाता, तो बैरिस्टर साहब की मुलाकात तो हो जाती है लेकिन गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं होती। ये कोई टैक्टिक्स हैं इनमें लड़ाइयाँ डलवाने के, या कोई ख़ास लोग हैं जो मुलाकातें करवाते हैं? नहीं, वो जो भी हुकूमत वक्त होती है उस किस्म के मामलात इस्तेमाल करती है कि बात ना होने दें, मुलाकात ना होने दें, ताकि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, एक जमात के सरबराह हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो कन्विक्टेड वो अंडर ट्रायल नहीं है, तो उनकी कम अज़ कम मुलाकात होने देनी चाहिए ताकि वो अपनी पार्टी को डायरेक्शन दे सकें, मुल्क की सियासत के लिए कोई रोल अदा कर सकें। वो बात नहीं हो रही। हुकूमतें असल समझती हैं कि शायद इससे हमें कोई सियासी फ़ायदा हो जाएगा। उसका नतीजा ये है कि इंतशार है, जो भी वहाँ से मिल के आता है वो नई बात बताता है। वहाँ आपस में एक दूसरे को मानते नहीं है, बदकिस्मती से या जैसे भी है। पीटीआई वो जमात है जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर है और नीचे वर्कर है, वोटर है और अवाम है। बीच में जो पार्टी लीडरशिप है, मुझे वर्कर का, अवाम का एतमाद उन पर नज़र नहीं आता। मुख्तलिफ हवाले से उनके तो मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ मसाइल हल नहीं होते, बल्कि मज़ीद पेचीदा ही होते हैं कि क्या सोच है जमात की, आपस में बयानात में तज़ादात हैं। तो ये एक जमात के लिए, मुल्क की सियासत के लिए अच्छी बात, जी, क्रिटिसिज्म भी बहुत है। सर, अब जो रिजर्व सीट्स का फैसला था जो कि 12 जुलाई को आया, वो एक बड़ा वाज़ेह फ़ैसला था। 13 रुकनी बेंच ने वो फ़ैसला दिया। उसके बाद 2 वजाहतें भी आईं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं मानी। 27 जून को एक फ़ैसला आएगा जो अब आ चुका है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो मानेगा। इस सारे सिनेरियो में आप अदलिया का किरदार किस तरह से देखते हैं, और क्या इन जजमेंट्स का ऑथर कोई और है? देखिए, ऑथर तो मुझे उम्मीद है कि अगर जज लिख रहे हैं, उस पर साइन कर रहे हैं, तो ऑथर वही होंगे। अगर हमारे जजेस का यही हाल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज का, कि उसको डिसीजंस की ओर से मिल रहे हैं, तो फिर तो मुल्क का निज़ाम ख़त्म हो गया ना। फिर तो निज़ाम ना रहा, फिर तो ना आइन की बात रही, ना मुल्क में कानून की बात रही। ये फ़ैसला भी जो है उसकी डिटेल जब आएंगी तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या डिटेल्स हैं, लेकिन इसको भी तारीख़ कबूल नहीं करेगी।
ये एक बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला होगा और इसके मुल्क की सियासत पर बड़े गहरे असरात होंगे। और इससे जो तनकीद थी कि 26वीं तरमीम का मकसद ये है इस किस्म के फ़ैसले हासिल करना, उस बात को भी तक़वियत मिलेगी। मेरे नज़दीक कम अज़ कम मुझे बड़ी क्लैरिटी है जो मैंने आइन देखा है, जो क्योंकि जब भी आप आइन की तशरीह करते हैं तो आप इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स देखते हैं कि जिन लोगों ने आइन बनाया था उनका मकसद क्या था ये शिक रखने का, क्योंकि आप हर चीज़ को आइन में बयान नहीं कर सकते। आप गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे देते हैं, आप एक जो इंटेंट होती है वो दे देते हैं, उसके ऊपर फिर तशरीह की जाती है। तो इंटेंट बड़ी क्लियर थी कि अगर आप 40% सीटें हासिल करेंगे कौमी असम्बली के इलेक्शन में तो 40% रिजर्व सीट्स आपको मिल जाएंगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जी, आर्टिकल 51। आपको 60 नहीं मिल सकती, 60%, आपको 41% भी नहीं मिल सकती। तो अगर इस सारे फैसले का असर ये होगा कि कुछ जमातों को उनकी जो सक्सेस थी कौमी असम्बली के इलेक्शन में उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनल सीट्स मिल जाएंगी, तो ये नफ़ी है आइन की रूह की। तो सर फिर आइन की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, जमहूरियत, ये सब फिर ये सब खत्म हो चुकी हैं। ये माजी की कहानी है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो पार्लियामेंट के नीचे आता है या कॉन्स्टिट्यूशन को मुताबिक चलेगा? वो अगर सुप्रीम कोर्ट अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मुताबिक चलेगा, मतलब मर्जी के फैसले होंगे। जी, वो वही फैसले होते हैं, क्योंकि ना सो वोटो पावर्स हैं, ना जजेस की अपॉइंटमेंट की पावर्स हैं, ना जजेस की परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करने की पावर्स हैं, ना आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सुन सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वही सुप्रीम कोर्ट है, और उसकी भी जो कंपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट खुद तय नहीं करता, वो एक तरह से हुकूमत तय कर रही है। अवाम तो सब देख रही है, पहले बल्ला छीना फिर मैंडेट छीना, अब ये किस तरह से गवर्नमेंट जो है ये कल को अवाम को फेस करेगी? या अगर कोई अगला इलेक्शन आएगा तो फिर क्या वही होगा जो पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन कुछ और था, 9 फरवरी को डेट कुछ और, नतीजा कुछ और आया? ये इल्ज़ाम पीटीआई में भी लगते थे। ये 77 साल की तारीख है हमारी। तो सिर्फ पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन LFO बनाते हैं, कभी हम PCO बनाते हैं, कभी हम इसके तहत जजों से हलफ लेते हैं, कभी उसके तहत लेते हैं। तो जब जिस मुल्क में सियासतदान जज ज़मीर बेचने पे तैयार हो जाएं तो फिर वहाँ कुछ नहीं रहता। ये कैफियत हमारी भी हो बहुत बड़ा सवाल आ गया अदलिया के ऊपर। क्या जज नहीं आया बहुत अरसे से, लेकिन कभी कोई तारीख में ऐसा जज रहा हो जिसका ज़मीर जागा और उसने कहा हो कि मैं रिज़ाइन करता हूँ? हैं, लोग हैं, आप अगर तारीख को देखें, लोग हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने, उसमें भी क्वेश्चन है कि बहुत से लोग थे जिन्होंने PCO के तहत हलफ नहीं लिया, जो जजेस थे वो नहीं लिया था। उनमें से बहुत को कहा गया कि हमने इनको इनवाइट ही नहीं किया था, इनको दावत ही नहीं आई थी हलफ लेने की, तो उनको इस तरह उनको कर दिया जाता है, निगेट उनकी एफर्ट को। लेकिन हैं, लोग हैं, अगर नहीं भी बुलाया गया इसका मतलब ये है कि वो ऐसा जज था कि वो अपना फैसला बेचने में तैयार ना होता, तो हमने उसको बुलाया ही नहीं वोट के लिए, और कुछ को बुलाया गया उन्होंने ना कर दी। ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं। तो सर और ये मैं समझता हूँ इस मुल्क के हीरो यही हैं जो एक जबर के खिलाफ, एक आमरीत के खिलाफ खड़े हुए। मैं अदालतों पे आपका व्यू लेना चाह रही हूँ। मतलब अभी जो जजेस सीनियरिटी का इशू था जिस पे इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल कर दी गई, लेकिन आज सदर मुमलिकत ने कहा कि जी ये परमानेंट जजेस होंगे। अब सरफराज डोगर साहिब को परमानेंट बना दिया और अब चांसेस हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बन जाए। तो फिर फैसले तो सारे डिसाइडेड हैं, अवाम को दीवार पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आपने पैदा कर दिया ना तरमीम के ज़रिए, मुख्तलिफ क़वानीन के ज़रिए, तो फिर ये चीज़ें सब हो जाएंगी, तो सारा निज़ाम ही दरम बरम हो गया है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, माजी में भी यही होता रहा है। बदकिस्मती से हमने कोई सबक नहीं सीखा। बहुत सी बातें हैं, आप उनको देख लें कि मुझे याद है कि एक जज थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनको डायरेक्टली चीफ जस्टिस लगा दिया गया था। एक बहुत से लोग एक हाई कोर्ट का वो जज ही नहीं थे, उनको जज बनाकर सीधा चीफ जस्टिस लगाया गया। तो ये एक खातून जज भी ऐसी थी और उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में माना भी था। तो ये चीज़ें होती रही हैं मुल्क में, और हमेशा जब भी ये बड़े अहम और आईनी पोजीशंस होती हैं, इनके साथ आप खेल नहीं खेल सकते। हमने ये खेल खेलना मामूल का हिस्सा बना दिया है।
सिर्फ एवरीडे थिंग फॉर अस। जी एवरीडे। और सबसे जो तकलीफदेह बात यह है कि जो इससे फ़ायदा उठाता है वो भी ना करने के काबिल नहीं होता। तो जो शख्स ऐसी बात कर दे, मैं तो उसको जज बनने का अहल नहीं समझता। अगर वो आज ये बात ज़ाती मुफाद के लिए ये चीज़ें कबूल कर लेगा कि मुझे ओहदा मिल जाए, सर उसमें ज़ाती मफाद या कोई ब्लैकमेलिंग एलिमेंट भी तो हो सकता है। हम मतलब सर है ना, फिर आप ना रहे ना, फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर आपका वो चॉइसेस आपके पास होती हैं, आप ज़ाती मुफाद के लिए आप एक गलती को का हिस्सा बन जाएं, खराबी का हिस्सा बन जाएं, ये बात मुनासिब नहीं होती, ख़ास तौर पे जज के लिए। बिल्कुल। सर बजट को किस तरह से देखते हैं? पीपल्स पार्टी ने पहले कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट है, हम तहरीक चलाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर बजट मंजूर कराया, और अगर देखा जाए तो सिर्फ सोलर का जो 18% था वो 10% किया गया, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 20% कुछ इजाफा था वो किया गया। किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, कि क्या ये लिप सर्विस होती है अवाम के सामने? अगर पीपल्स पार्टी की बजट के बारे में यही समझ है तो फिर मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। ये इतनी पुरानी जमात है जो इक़्तिदार में रही है बहुत दफ़ा। अगर वो बजट में यही खराबी उनको नज़र आई कि जो लोग महंगे घर ख़रीद रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, उन पे टैक्स का ना पूछा जाए, उनकी इनकम का ना पूछा जाए, या सोलर को 18 से 10 कर दिया जाए। और एक आध और बात थी, बजट का वो हलीफ जमात हैं, क्या उनसे बजट के बारे में मशवरा ही नहीं किया गया? इससे तो ये जाहिर होता है, या वो बजट बाकी बजट से एग्री करते हैं, ये उन्होंने बात की नहीं है। बिल्कुल। बजट के अंदर इतनी बेपनाह खामियां हैं, और ख़ास तौर पे बजट जो होता है वो एक अक्कासी करता है एक सोच की। अगर आपकी सोच ही दुरुस्त नहीं है, अगर आप डायरेक्शन नहीं है, तो बजट भी उसी किस्म का बनेगा। ये काउंटिंग बजट है, हमने इतने खर्चात करने हैं, इतनी हमारी आमदन हो जाएगी, इतना हमने इजाफी टैक्स लगा देना है, इतना हमने इजाफी कर्जा ले लेना है। ये सारा बजट है। सर बजट में जब बात करते हैं तो कहते हैं हमने दिफा का बजट बढ़ाया, चलें बहुत अच्छी बात है, हम बड़े खुश होते हैं इससे। काम सारे हमारी अफवाज पाकिस्तान करती है, उनके ऊपर हमला हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के ऊपर 13 लोग शहीद हो गए। एंड पे सारा फ़ायदा ये ले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये करा लेते हैं अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए, फिर ख्वाजा साहिब हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ भी कर देते हैं। किस तरह से इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि फिर आवाम का वोट कहाँ गया? आवाम ने जो एक वोट दिया था, या जो हमें कानून की बालादस्ती चाहिए थी, वो कहाँ गई? देखिए, हमें आइन के तहत निज़ाम को चलना चाहिए। फौज की जिम्मेदारी होती है सरहदों को दिफा करना, मुल्क की सिक्योरिटी को रखना, और वो बिल्कुल कर जो हुकूमत है उसका काम है कि वसाइल मुहैया करे। ये सब चीज़ें हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये किसी भी एहसान हमारा नहीं होता। ये हमें जिम्मेदारी इस मुल्क ने दी है, हमने खुद जिम्मेदारी कबूल की है, अब हमने इसको आगे लेकर जाना है। जब तक अगर मुल्क कमज़ोर होगा, और हमारी आज कैफियत है कि हम कमज़ोर हैं, हम माशी तौर पर बेपनाह कमज़ोरी है हमारी, अगर हमको दुरुस्त नहीं कर रहे तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। इस बात का हमें एहसास शायद नहीं है। हम समझते हैं कि अगर हम ऐसे कवानीन बना रहे हैं, ऐसी आइनी तरामीम कर रहे हैं, हम निज़ाम की इतनी नफ़ी कर रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, और हमने इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है। लेकिन शायद हमने कुछ सबक हासिल नहीं किया। एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना था जिससे आवाम की बड़ी उम्मीदें थी कि शायद कुछ बेहतरी हो जाएगी, वो भी नहीं बना। खान साहिब के केसेस भी मीडिया बना रहा था। मैंने बारहा टीवी पर कहा कि कोई ऐसा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की यहाँ बात नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि जो बुनियादी नुकात हैं उन पर अपोजिशन की सोच में हम आहंगी हो जाए, और उसके अंदर बुनियादी नुक्ते ये थे कि कानून की बालादस्ती हो और आइन की हुक्मरानी हो। ये हमारी कोशिश थी। उसमें बहरहाल इस बातों पर सब ने इत्तफाक किया, एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ जब मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद उस पर पेशरफ ना हो सकी, क्योंकि सियासी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, वो दूर ना हो सके। लेकिन आज भी इसको कहे बग़ैर, इस पर कोई इत्तफाक की बात किए बग़ैर, ये ज़िम्मेदारी है अपोजिशन की। मैंने ये कहा ना, आज जहाँ हुकूमत नाकाम है, अपोजिशन भी नाकाम है। वो भी काम नहीं कर रही, ये भी काम नहीं कर रहे। अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं जो आपकी हैं, और मुल्क को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।